हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 26 ऑफ दिसंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको करंट अफेयर और एनसीईआरटी की वीडियोस पे वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो चर्चा में भी है और थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेवेंट भी हो जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से फैक्ट्स जानना जरूरी है, मैं उसकी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। अब उसमें हुआ क्या, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक हुई है, तो एक तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है जीएसटी काउंसिल क्या होता है। तो हमारे संविधान के 279 में ए में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, तो आपको पता है। तब उसके बाद से 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, इससे पहले जीएसटी नहीं था। तो जो जीएसटी काउंसिल होता है, जीएसटी परिषद होता है, उसका जो हेड होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण अभी के लिए थी। उसके अलावा केंद्र का एक राज्य मंत्री होता है, वो होता है। प्लस सभी राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, या तो फिर कोई अन्य प्रतिनिधि जो वहाँ का मुख्यमंत्री चाहे उसको भेज सकता है। ठीक है, जनरली कौन कौन हो गया, एक तो हो गया आपका फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर का, प्लस जो राज्य वित्त मंत्री होते हैं सेंटर के ही, वो हो जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये दो लोग होते हैं। मेन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो हेड करती है। उसके अलावा राज्यों के जितने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सब होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि यही हो, बाकी किसी को भी किसी अदर को भी वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग होते हैं। मान लो सब टोटल 28 स्टेट है, तो ये 28 स्टेट्स प्लस आपके फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट का जो राज्य के केंद्रीय राज्य मंत्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, टोटल मान लो लगभग 30 लोग हो गए। ठीक है, तो ऐसे समझ। अच्छा, इसमें यूटी भी इंक्लूड करो, दिल्ली के भी आ जाते हैं, पुडुचेरी के भी आते हैं, तो वो भी इंक्लूड होते हैं उसमें। ठीक है, जहाँ जहाँ पे बेसिकली विधानसभाएं हैं वहाँ के सारे सारे लोग ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये लोग डिस्कस करते हैं किस चीज़ पे बेसिकली जीएसटी को बढ़ाना है, घटाना है, आगे का एक्शन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे डिस्कस होता है। तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर होता है, ये आपने बेसिक समझ लिया। कौन सा आर्टिकल है आप ये समझ लिए। देखो, अभी चर्चा में इसलिए है कि पॉपकॉर्न, आप मूवी वगैरह देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न खरीदते हो ना, तो इस पे जो जीएसटी है 5 से 18% कर दिया गया। ठीक है, तो एक तो जीएसटी लगाया गया है दोस्तों 5% जो नॉर्मल नमकीन वाला पॉपकॉर्न खरीदते हैं उस पे, और कैरेमल एक पॉपकॉर्न आता है जिसमें चॉकलेट वगैरह होता है, एंड उस पर 18% कर दिया गया। ये बड़ा इसलिए थोड़ा आप देखोगे रील वगैरह भी इनके वायरल हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉपकॉर्न में भी दो टाइप के पॉपकॉर्न पे उन्होंने अलग अलग लगा दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल से रिलेवेंट हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक मार्जिन पे बेसिकली बोला था, लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई करता हूँ। जैसे सपोज कर उन्होंने कहा कि आपने 10 लाख की कार खरीदी, है ना। ठीक है, और 10 लाख की आपने कार खरीदी, और अब उसके बाद क्या हुआ, 10 लाख की कार खरीदी और आपने 2 साल मतलब 5-10 साल बाद मान लीजिए उसको 2 लाख का बेच दिया। ठीक है, तो इनके स्लिप आउट टर्म हो गया। तो इनके कहने का मतलब ये निकल गया कि जो 8 लाख मार्जिन है इसमें, 8 लाख मार्जिन का मतलब क्या है, आपने 8 लाख कम करके बेचा है, तो इस 8 लाख पे भी आपको क्या देना है, 15% जीएसटी देना है, 18% जीएसटी देना है। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। लोग ये समझ रहे हैं कि मान लो आप मैंने 10 लाख की कार खरीदी, फिर 10 साल बाद मैंने अपनी कार को 2 लाख पे बेच दिया, तो ये जो डिफरेंस आ गया इसका, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, उनका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, तो बहुत कंफ्यूज मत करिए। मैं बात आपको समझाता हूँ। मान लो आपने 10 लाख की कार खरीदी। ठीक है, आपने 10 लाख की कार खरीदी, आपने क्या किया, 2 लाख में उस डीलर को बेच दिया। कोई डीलर है, दुकान वाला है, उसको आपने 10 लाख की बेच 2 लाख की बेच दी कार 10 लाख के बाद, तो ये 2 लाख पे आपको नहीं देना है। आप सपोज करो ये 2 लाख से कार डीलर ने क्या किया, किसी पर्सन को 3 लाख में बेच दिया। डीलर का काम तो ये होता है ना, मीडिएशन का काम करता है। तो आपसे लिया उसने 2 लाख रुपए, आपको दिया उसने 2 लाख रुपए, बट किसी अन्य को उसने बेच दिया 3 लाख रुपए। तो उनका कहना था जो यहाँ पे 1 लाख का मार्जिन होगा डीलर को, तो डीलर को देने पड़ेंगे 18%। ये बेसिकली उनका कहने का मतलब था। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा होगा कि सपोज करो आपने 10 लाख की कार खरीदी थी, कुछ टाइम बाद आपने मान लो 2 लाख की बेच दी उसको। ठीक है, किसको बेच दी, डीलर को। डीलर मतलब जो दुकान वाले होते हैं उनको बेच दिया, या फिर जो कंपनी है उसी को बेच दिया, है ना। तो अगर वो किसी और को बेचते हैं सेम दाम पे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन मान लो 2 लाख से ऊपर बेच देता है वो, 2.5 लाख का बेच दे, 3 लाख का बेच दे, तो 2 लाख का जितना डिफरेंस आ रहा है उसको उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बस यही सिंपल सा था। ठीक है ना। चलो, तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी कि फॉरेस्ट कवर कितना है, और ट्री कवर कितना है, और टोटल कवर कितना है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये वाला। तो फॉरेस्ट कवर कितना है, 2176 है, और ट्री कवर कितना, 3.41 है, और टोटल आप देखोगे आपका ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, तो ये याद रखिएगा 25.17 है। ठीक है, तो ये याद रखिए एग्जाम पॉइंट से जब सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी रिसेंटली है। मांसाहारी गिलहरी चर्चा में क्यों, कि देखो अमेरिका में दोस्तों अ, एक यूनिवर्सिटी है, उसने शोध मतलब अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि कैलिफोर्निया की जो ग्राउंड गिलहरी होती है ना,
वो क्या करती हैं, मतलब ये उड़ती उड़ती नहीं, जो एक गिलहरियाँ कई टाइप की होती है, एक उड़ती हैं, एक पेड़ों पे रहते हैं। तो जो ग्राउंड गिलहरी है, राइट, वो मांसाहारी है। मतलब उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी, सब मांसाहारी भी नहीं है, सर्वाहारी है। मतलब ये पेड़ पौधे, ये सब पत्ते तो खाते ही हैं, लेकिन अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो मांस भी खाते हैं। ठीक है, मार के मांस भी खा जाते हैं। तो ये इसलिए चर्चा में है। तो कैलिफोर्निया की ग्राउंड गिलहरी है, ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। कहाँ पे? यूएसए में। गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का क्षेत्रीय अधिग्रहण और ग्रीनलैंड में रुचि। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप देखो अभी जनवरी से कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक इच्छा जताई है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड कहाँ पे भी हम आगे मैप में देखेंगे, उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा लेते हैं। ग्रीनलैंड को कब्जा लेने का मतलब ग्रीनलैंड खरीद लेते हैं। देखो ऐसा नहीं कि अमेरिका ने इससे पहले कोई भी जमीन खरीदी नहीं है। अमेरिका ने भी अधिग्रहण किया। अधिग्रहण मतलब जमीन खरीदा, पैसे देके खरीदा है। ठीक है, 1803 में लुसियाना खरीदा था, ये कहीं इधर प्लेस है आपका। ठीक है, ये है लुसियाना, ग्रीन कलर वाला। ठीक है, लुसियाना खरीदा था। उसके अलावा देखोगे तो फ्लोरिडा खरीदा था, 1819 में खरीदा था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से उन्होंने कुछ टेरिटरी खरीदी 1818 में, 1842 में। ठीक है, और टेक्सास का कुछ भाग 1845 में खरीद लिया था, ये वाला है ना, इधर का पार्ट खरीदा था। राइट, ठीक है। फिर ये आपका ओरिजिन जो एरिया करके है, उसको उन्होंने 1846 में खरीदा था। मैक्सिकन सेसेशन, मतलब ये मैक्सिको का कुछ प्लेस है यहाँ पे, इन्होंने 1853 में खरीदा था। राइट, तो ऐसा नहीं कि नया है कुछ। फ्लोरिडा आइलैंड इन्होंने खरीदा, कुछ ये प्लेस एरिया टेक्सास का खरीदा, फिर मैक्सिको का कुछ आसपास का एरिया खरीदा, फिर नॉर्थ में कुछ एरिया खरीदा, है ना, ग्रेट ब्रिटेन से। राइट, अपने में मिला लिया, है ना। ठीक है, जब ये आज़ाद हुए उसके बाद से सब धीरे धीरे इन्होंने मिला लिया। तो पैसे दिए उसके लिए, ऐसा नहीं है कि जब जबरी कब्जा आया, जिस देश का कब्जा था उसको उन्होंने बेसिकली पैसे देके कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अभी मैं ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता हूँ, कब्जाने इन द सेंस खरीदना चाहता हूँ। अभी ग्रीनलैंड है कहाँ? ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो ये डेनमार्क का टेरिटरी है। इसका नाम ग्रीनलैंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा हमेशा चौबीसों महीने बर्फ पड़ी रहती है। तो याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप, द्वीप के रूप में सबसे बड़ा आइलैंड है। और हमेशा यहाँ बर्फ पड़ी रहती है ना। आइस चौबीसों महीने, 12 महीने रहती है। ठीक है, 24 घंटे 12 महीने। राइट, तो ठंडा प्रदेश से याद रखिएगा। नुक इसकी बेसिकली कैपिटल है, तो याद रखिएगा। इसको गोटथैप भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जनरली माइनिंग वगैरह के काम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जनरली माइनिंग वगैरह के काम होते हैं। तो इसमें मैंने मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसको अपने में मिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट रहता है। अमेरिका से कहाँ है? तो अमेरिका से देखोगे तो एक सेकंड में दिखाता हूँ ये। अब देखो यहाँ पे, देखो ये है यूएसए, तो यूएसए से ये यहाँ पे ग्रीनलैंड आता है। ठीक है, ऊपर आता है। तो ये पूरा हमेशा बर्फ से ढका रखा था, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे किलोआया वोल्केनो के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये आया है अमेरिका में। अमेरिका के एक द्वीप है हवाई। देखो अमेरिका का 19 19 क्या 48 राज्य, और 48 राज्य क्या है, एक ही जगह है। ठीक है, और एक एक अलास्का ऊपर आ जाता है 49वां नंबर का, और 50वां आपका आता है हवाईयन द्वीप समूह। तो ये याद रखिएगा, इसका ये सबसे एक इकलौता जो राज्य है वो दूर है। ठीक है, तो ये यहाँ एक वोल्केनो आया जिसका नाम है किलाउआ वोल्केनो। अच्छा, ये सबसे बड़ा वोल्केनो है, सबसे पहली बात है। दूसरा ये कि सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव वर्ल्ड का एक वोल्केनो है। मतलब हमें लग रहा है कि हर दूसरे दिन ये क्या आता है, फटता रहता है। ठीक है, तो अभी दिसंबर में बेसिकली क्या हुआ, दिसंबर में इसमें इरप्शन हुआ है ना, इसलिए चर्चा में है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है, यहीं पे इनका हवाईयन वोल्केनोज नेशनल पार्क है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है हवाई हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यूएसए का एक प्लेस है, हवाई, वहाँ पे है। ठीक है, राज्य है। तो अगर आपको वो भी नहीं याद रहता तो आप यूएसए बस याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से रिलेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो हवाई कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके दो स्टेट थोड़े दूर दूर है, नहीं तो अदरवाइज सारे स्टेट्स पास में। जैसे एक तो यहाँ पे हवाई आ जाता है, और एक यहाँ पे अलास्का आ जाता है। ठीक है, तो बाकी इसके 28 राज्य तो यहाँ पे है। एक यहाँ पे 49वां आ जाता है, और एक यहाँ पे ये 50वां आ जाता है हवाई। ठीक है, तो इतने याद रखिए। जैसे इंडिया का मैप देखो, तो इंडिया का मेनलैंड पूरा आ जाता है, बट अंडमान निकोबार देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है, लक्षद्वीप देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है। सेम ऐसे ही है। ठीक है, यूएसए के 48 राज्य का है, यहाँ पे है, मतलब मेनलैंड में है। 49वां आपका आर्कटिक के पास है, आर्कटिक सर्कल के पास। ठीक है, आर्कटिक सर्कल से होकर जाता है, आर्कटिक सर्कल ऐसे जाता है। राइट, तो ये अलास्का इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलास्का। ठीक है, तो ये अलास्का रीजन है, याद रखिएगा, और ये हवाई है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, जंप से लुट जाता है। ठीक है, कामराज पोर्ट थोड़ा चर्चा में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये 154% कैपेसिटी से ग्रोथ किया है ना। और ये भारत का 12वां पोर्ट था, तो याद रखेंगे आप। ठीक है ना, अब कामराज पोर्ट कहाँ पे, तो याद रखिए तमिलनाडु में। टोटल हमारे पास 12 पोर्ट है, 13वां आपका अंडमान निकोबार में होने जा रहा है। राइट, तो याद रखिए कांडला आपका गुजरात में है, और जीएनपीटी और मुंबई बेसिकली आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, मोरमुगांव बेसिकली आप देखो तो गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोची आपका केरला में है। ठीक है,
उसके अलावा ऊपर से देखते हैं कोलकाता में, कोलकाता है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये है कामराज, और आपका चेन्नई, ये दोनों कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 है पोर्ट, ठीक है। तो आगे टूटीकोरिन, तो याद रखिए टूटीकोरिन याद रखेंगे, चेन्नई याद रखेंगे, और कामराज। कामराज और चेन्नई पोर्ट के लगभग अगर डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 24 किलोमीटर दूरी पे है ये, है ना। 24 किलोमीटर दूरी पे है दोस्तों, ठीक है, कामराज और चेन्नई पोर्ट के बीच में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा मतलब नेशनल पोर्ट्स कहाँ पे है, तो याद रखिए तमिलनाडु में 3 है ना। सब तमिलनाडु में कितने हैं, तमिलनाडु में 3 है, तो याद रखिए एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है, राइट। और ये पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट में भी है, लगभग सबके नाम तो है, बस 2 4 5 ऐसे मिलेंगे जिसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कामराज हो गया, तुतिकोरिन हो गया, ठीक है। बाकी आप नाम से भी समझ जाओगे कि ये इस लोकेशन पे है, जैसे जेएनपीटी हो गया, ये सब हमें नहीं पता चलता है ना। लगभग उसके अलावा सबके पता चल जाते हैं, ठीक। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री अभी इसका फाउंडेशन करेंगे, अभी चर्चा में दोबारा भी आने वाला है, तो याद रखेंगे। केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है, तो देखो बेसिकली यमुना की सहायक नदियाँ, यमुना रिवर ऐसे जा रही है, तो बेतवा एक रिवर है, ठीक है, और केन रिवर एक यहाँ पे जाती है, तो ये जाके आगे मिल जाती है यमुना में, ये भी आगे जाके मिल जाते हैं किसमें, यमुना में, ठीक है। तो अब इन दोनों रिवर को आपस में जोड़ा जा रहा है रेड लाइन के थ्रू, है ना। ये जो रेड लाइन देख रहे हो इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ से ऐसे होते 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 ये जाके इसमें जुड़ेगा बेतवा में, ठीक है। केन, बेतवा से केन को जुड़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जैसे इस एरिया में देखो सपोज करो पानी नहीं है ना, सूखा पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिवर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पानी वगैरह दे सकते हैं, इसमें डैम भी बनाने की बात चल रही है, तो डैम भी बनेगा एक, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल से रिलेवेंट है, तो इसका अगर एस्टिमेट बजट की बात करें तो लगभग 44,605 करोड़ इसका बजट है। 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, 10% पैसा स्टेट को लगाना पड़ेगा जिस स्टेट में जाएगा। तो यूपी इसमें रहेगा, एमपी रहेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी के बेसिकली बॉर्डर से होके आएगा, ये दोनों स्टेट इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो जिनका जितना हिस्सा होगा वो उतना पे करेगा इसमें, तो याद रखेंगे एग्जाम्पल थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पहला इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, 2 रिवर को हम आपस में जोड़ रहे हैं। अब वैसे कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है, देखो अब एक नेचुरल रिवर ऐसे बह रही है, एक नेचुरल रिवर ऐसे बह रही है, आपने इसको ऐसे ऐसे घुमा के जोड़ने की कोशिश की, तो देखो यहाँ के हैबिटेट चेंज होंगे, ठीक है, यहाँ के हैबिटेट चेंज होंगे, यहाँ के हैबिटेट चेंज होंगे, प्लस बायोडाइवर्सिटी होने का खतरा है, प्लस पानी का इसमें लेवल हो सकता है कम भी हो जाए, है ना, इसमें भी कम हो जाए या किसी का बढ़ जाए अचानक से। तो बहुत सारी चीजें हैं तो गवर्नमेंट मैनेज करेगी, बट अच्छा भी है कुछ, जैसे देखो फायदा ये है कि यहाँ पे इरिगेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सूखा पड़ा इसलिए हम पानी दे सकते हैं। तो हर चीज़ के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी है, ठीक है ना। तो अगर कभी मेंस में ऐसा पूछा जाए तो आपको पता रहे कि हाँ इसका मेरे को आंसर क्या लिखना है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आज के बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक से शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों को, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।